डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन नेवी एसएसआर के लिए आज जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज हैं फिजिक्स के उनका एक साथ रिवीजन करेंगे दोस्तों, और ताकि अपन जो आने वाला एसएसआर का एग्ज़ाम है उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएँ, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके साथ कवर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, यूपीएससी सीडीएस हो, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो एकदम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को देखना है और अच्छे से परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखते हैं अपन फार्मूला कौन सा, जो प्लांक ने दिया था अपना सिद्धांत। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार अगर फोटोन की आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, तो ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? फोटोन की ऊर्जा होगी E बराबर एच न्यू, जहाँ एच क्या है? प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना प्लांक के सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, जबकि आवृत्ति दे रखी हो न्यू। अब अपन अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगर व्यतिकरण की घटना के लिए, जो व्यतिकरण की घटना होती है, व्यतिकरण की घटना से अपन क्या, बुलबुले का रंगीन दिखाना, ये बुलबुले का, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी है, रीजन आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। इसके अलावा व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण है उसमें जो परिणामी तरंग आती है, परिणामी तरंग का एक नंबर क्या देखना है अपन को? आयाम कितना होगा? आर से डिनोट करते हैं आयाम को। √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। फाई क्या है यहाँ पर? कलांतर, अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर, अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर। ठीक है दोस्तों, और ए हो गया आयाम। कोशिश ये है कि फास्ट से फास्ट करने की कोशिश है, थोड़ा थोड़ा आप खुद समझ लेना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कोस फाई। इसमें भी वही होगा, फाई क्या होगा? अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तब कलांतर क्या होता है? 2n पाई होता है। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण बोल दो या चाहे अपन क्या बोल सकते हैं? विपरीत व्यतिकरण। ठीक है, तो विपरीत कला में हो तब फाई का मान कितना होगा? 2n+1 इंटू पाई, और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में 2n पाई। जब कोस 2n पाई का मान क्या हुआ? कोस फाई और कोस 2n पाई। जब कोस 2n पाई कोस सम में हो तब क्या मान आता है? 1 आता है। अगर विषम संख्या होती है, यहाँ पर 2n नहीं होके n पाई होता, तब कोस n पाई का मान -1 होता। तो यहाँ पर ये मान रख देंगे 1 तो कितना आ जाएगा? परिणामी आयाम संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ये डायरेक्ट आ सकता है। आर मैक्सिमम कितना होगा? A1 प्लस A2। ये कैसे आया? इसमें रखो कोस फाई का मान, फिर इसको सोल्व करेंगे तो A1 A2 का होल स्क्वायर बनेगा, फिर रूट से और स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और A1 A2 बच जाएगा। इसी प्रकार अपन तीव्रता में करेंगे, तब परिणामी तीव्रता कितनी मिलेगी अपन को? परिणामी तीव्रता मिलेगी अपन को I मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने इम्पोर्टेंट फार्मूलेज। कंटिन्यू चलते हैं आगे भी। अब अध्यारोपित होने वाली तरंगें अगर
विनाशी व्यतिकरण में हो, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में अब देखो, जब विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, तब क्या होगा, परिणामी आयाम कितना होगा, परिणामी आयाम होगा दोस्तों आर मिनिमम होगा। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में मिनिमम होगा A1 माइनस A2। क्यों होगा, क्योंकि cos 2 n प्लस 1 पाई है, यानी कि यहाँ पे अगर जीरो रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 पाई आ जाएगा, जब cos पाई का मान क्या होगा, -1। अगर यहाँ पर 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई। जब विषम cos n पाई जब विषम हो, n विषम हो, अगर cos n पाई हो, n अगर विषम हो तब -1 आएगा, अगर n सम हो तब प्लस आएगा। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी यहाँ तक की बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब तो हो गया यह परिणामी आयाम, और परिणामी तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता ये भी क्या होगी, मिनिमम होगी। कितनी होगी, √I1 माइनस √I2, यानी कि जो अपना संपोषी व्यतिकरण में आया था उसमें प्लस था, इसमें माइनस होगा, बस इतना ही फर्क आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन पथांतर। कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, पथांतर एंड कलांतर में संबंध ये आ सकता है डायरेक्ट। कलांतर फाई बराबर क्या होता है, 2π/λ। लेमडा क्या है यहाँ पर, पथांतर, ठीक है, लेमडा हो गया पथांतर, और डेल्टा लेमडा पथांतर का अंतर, ठीक है दोस्तों। डेल्टा लेमडा क्या होता है, पथांतर का अंतर बोल सकते हैं, जो कि संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा लेमडा क्या होगा, n लेमडा संपोषी के लिए, और डेल्टा n लेमडा बराबर 2n+1 λ/2 की स्थिति में होगा जब विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगला, नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया फ्रिंज चौड़ाई। अगला सूत्र बात करेंगे अपन व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई डेल्टा लेमडा या बीटा बराबर कितनी होती है, XD/D, XD/D। जा ये कैंसिल करो एक बार। x क्या होती है, बीटा, बीटा क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई, कितनी आ जाएगी, डेल्टा लेमडा को लेमडा से रिप्लेस करेंगे, डेल्टा लेमडा/D, और जहाँ D क्या है, स्रोतों से पर्दे की दूरी, और D स्रोतों के बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों। और ये बीटा प्रदीप्त और बीटा अदीप्त काली फ्रिंज, बीटा प्रदीप्त माने चमकीली फ्रिंज, दोनों का सूत्र तो सेम होता है, डेल्टा लेमडा D/D, लेमडा D/D। लेकिन ये कब होता है, जब पथांतर क्या होता है, डेल्टा लेमडा बराबर क्या होता है, n लेमडा, और ये डेल्टा लेमडा बराबर 2n+1 लेमडा की स्थिति में, यानी कि ये अदीप्त की स्थिति कब आएगी, जब विनाशी व्यतिकरण होगा, और प्रदीप्त की स्थिति कब आएगी, जब संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते पर विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, ठीक है दोस्तों। विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता होती है 1/, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आँखें होती है, दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, इनकी क्या होती है, विभेदन क्षमता, यानी कि कितनी दूरी तक वो अपने जो चीज़ें हैं उनको क्लियर से विभेद करके देख सकते हैं, वो होती है विभेदन सीमा। मतलब मिनिमम कितनी, मिनिमम इसमें मिनिमम काउंट किया जाता है कि मिनिमम दूरी या फिर मिनिमम समय कितना लेती है, मिनिमम कितनी कोण की आवश्यकता होती है, मिनिमम चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, ताकि वो विभेद कर सके सीमा में, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से क्लियर देख सके। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट करते हैं आँखों के लिए। आँखों के लिए विभेदन सीमा कितनी होती है, आँखों की विभेदन सीमा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो, ठीक है दोस्तों।
ये होती है एक मिनट कोण, एक मिनट कोण। दो नंबर पर बात करेंगे अपन दूरदर्शी की। दूरदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा होती है अल्फा, ये आगे विभेदन सीमा किसके लिए, दूरदर्शी के लिए कितनी होती है 1.22 लेमडा अपॉन 2a, ठीक है। और विभेदन क्षमता इसका उल्टा होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है 1 अपॉन अल्फा, कितनी आ जाएगी 2a अपॉन 122 लेमडा। और लेमडा क्या, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये होती है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का किस में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये पॉइंट भी नोट करने का है साथ में, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना मैक्सिमम मैं करवा सकता हूँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल से 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 16 तक चलेंगे। थोड़ा सा हम लेट हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँ, ताकि जो भी मैंने जीवन में एग्ज़ाम देकर, जो नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम दिए मैंने क्लियर किए हैं, तो जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है उस हिसाब से मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। और कोशिश ये है कि आप भी उसमें ज़रूर सफल हों। अब 3 नंबर पॉइंट पर करते हैं अपन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा अल्फा कितनी होगी 1.22 लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा विभेदन क्षमता इसका उल्टा कर दो, क्योंकि 1 अपॉन विभेदन सीमा होती है 2 साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा। ये हो गई अपनी विभेदन क्षमता। और अगर बिंब और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी, जो बिंब होती है कोई वस्तु और अभिदर्शक लेंस होता है सूक्ष्मदर्शी का, अगर उनके बीच की दूरी n हो, दूरी क्या हो n हो, तब विभेदन क्षमता कितनी होगी, n से गुणा कर दो इसको, 2n साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा, ये आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी विभेदन सीमा और विभेदन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें अपन करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसी के साथ लेंस का भी देख लेते हैं। लेंस के लिए क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है दोस्तों। ये दोनों सूत्र देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जो रैखिक आवर्धन m होता है, रैखिक आवर्धन m का सूत्र देख लेते हैं। m क्या होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h, या फिर बोल सकते हैं माइनस प्रतिबिंब की दूरी v बटा बिंब की दूरी u। इसमें भी ये देख लो f यहाँ पर क्या है फोकस दूरी है, दोनों के लिए समान है। v प्रतिबिंब दूरी होती है और u बिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा कि जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, उसके लिए क्या होगा u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा, तो m भी क्या आ जाएगा मान नेगेटिव आ जाएगा। जब u और v दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, लेकिन पहले से ही नेगेटिव हो रहा है तो m का मान नेगेटिव आएगा, जो कि ये क्या दर्शाता है m का मान नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर m का मान बराबर 1 आता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा जो बराबर बनेगा, ठीक है। और m का मान ग्रेटर देन 1 आता है तो बड़ा बनेगा, m का मान लेस देन 1 आता है तो छोटा बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा,
उत्तल दर्पण में U तो नेगेटिव होगा लेकिन V पॉजिटिव होगा। V पॉजिटिव होगा तो M का मान भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। M का मान पॉजिटिव आते ही तो उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और जो अपने गाड़ियों के जो साइड में जो शीशे लगे होते हैं पीछे की ओर देखने के लिए, उनमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनमें क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार आते हैं नेवी एयरफोर्स में, और डायरेक्ट सूत्र से भी आता है, इसका मात्रक भी पूछ लेते हैं। P बराबर 1/f है, और 1/f को मतलब क्या होगा, 1/मीटर इसका मात्रक हो गया, यानी कि मीटर इन्वर्स इसका मात्रक हो गया। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक एक स्पेशल नाम से दिया गया है लेंस की क्षमता का, वो क्या है, वो है डायोप्टर। डायोप्टर अक्सर यही पूछा जाता है कि डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उत्तल लेंस के लिए उत्तल जो लेंस होगा उसके लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ पॉजिटिव होगा तो पी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो पी भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ अपन कवर कर लिए, और बहुत ही शानदार तरीके से फास्ट रिवीजन करने की कोशिश है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन देखेंगे दोस्तों लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू क्या होगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, n21 माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। और जहाँ पर ये सिंबल किस किस की है, n2 क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक होता है, लेंस का अपवर्तनांक। और n1 किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि जो माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। और r1 और r2 क्या होती है, लेंस की वक्रता तिर्य्याएं, लेंस की दोनों वक्रता तिर्य्याएं, वक्रता तिर्य्याएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो प्रकाशीय घटना है उससे रिलेटेड है कार्यफलन। कार्यफलन फाई, फाई बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या होती है, देहली आवर्ती। देहली आवर्ती यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर प्रकाशीय घटना मुतबल होती है। जो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती होती है जिस पर प्रकाश की घटना क्या हो, दर्शाई जाए या फिर घटित हो प्रकाश की घटना। तो जो आइंस्टीन का प्रयोग है प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो घटित होगा, उसमें न्यू नोट का जिक्र आएगा, दहली आवर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, और एच क्या है, प्लांक नियतांक जिसका मान 6.64 या 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जिसकी पीछे भी चर्चा कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, अगर निरोधी विभव V नोट हो तब जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर EV नोट, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 mv² को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस न्यू नोट, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किससे है, जो कि ऊर्जा है, फोटोनों की ऊर्जा और फोटोनों का जो कार्यफलन है उसके अंतर से क्या प्राप्त हुआ, जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी फोटो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र अपन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डी ब्रोगली की तरंग या द्रव्य तरंग। डी ब्रोगली, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डी ब्रोगली तरंग,
इसके अनुसार लेमडा किसके समानुपाती होता है, 1/p। पी क्या, यहाँ पे कण का संवेग है, जो भी कण होगा उसका संवेग होगा। और लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, h/p। और h क्या है, यहाँ पर प्लांक नहीं था, h बटा क्या हो जाएगा, v क्या है यहाँ पे वेग, m क्या है कण का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ये होगी अपनी डी ब्रोगली तरंग की समीकरण। और डी ब्रोगली तरंग की समीकरण से अपन किसकी निकाल सकते हैं, लेमडा ई, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे दे, ये कितनी होती है, 12.27/√v। ठीक है, इसको डायरेक्ट मान रखेंगे क्योंकि सूत्र से निकालने का अपना कोई मतलब नहीं है, सूत्र रखेंगे उसमें, सूत्र में मान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट अपन सूत्र याद रख लें, ताकि क्योंकि ये बहुत बार आता है, डायरेक्ट भी आता है। लेमडा ई बराबर 12.27/√v, और जो किस में आएगा मान, एंडस्ट्रम में आएगा, और वी क्या यहाँ पे वेग हो गया। इसीलिए लेमडा पी के लिए क्या होगी, 0.284/√v एंडस्ट्रम। इसी प्रकार लेमडा अल्फा कण के लिए 0.101/√v एंडस्ट्रम। और जो निरावेशित कण है, निरावेशित कण, उनके लिए डी ब्रोगली की तरंग दे, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, ये क्या है निरावेशित, तो उसकी तरंग दे कितनी है, 30.84√t। ये डायरेक्ट सूत्र है, इन सूत्रों को ध्यान में रखना है। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट फार्मूलोज की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे अपने आने वाले नेवी एसएसआर वगैरह इन एग्ज़ामों के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। अब अपन अगले सूत्र की चर्चा करते हैं, वो है अपना द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, डेल्टा एम बराबर क्या है, ZMP + A - Z × MN - MaZ, जहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक, A द्रव्यमान संख्या, और MaZ क्या होगा, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। MP मास ऑफ प्रोटॉन, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये होगा द्रव्यमान क्षति का सूत्र, ZMP A - Z MN - MaZ। ये डायरेक्ट सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हो गई बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट बंधन ऊर्जा, B बराबर क्या होता है, डेल्टा M C²। C क्या है यहाँ पर, C² का ही मान देख लो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसको गुणा कर देंगे किसी डेल्टा M द्रव्यमान क्षति से। ठीक है दोस्तों, C² किसके बराबर होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन ऊर्जा हो गई। इसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसको B बार से डिनोट करते हैं, B/A, जहाँ A द्रव्यमान संख्या हो गई, ये भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। और वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा Eg से। डेल्टा Eg क्या होता है, EC - EV, और ये किस में आता है मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। और EC क्या होती है, चालन बैंड की ऊर्जा, और EV संयोजी बैंड की ऊर्जा। इससे रिलेटेड तीनों इंपॉर्टेंट, जैसे चालकों के लिए डेल्टा Eg का मान, चालक के लिए डेल्टा Eg का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं कुचालकों की बात की जाए तो कुचालकों के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा डेल्टा Eg का मान, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। यानी कि जितना अधिक अंतर आएगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों का कम संक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉनों का कम संक्रमण होगा तो क्या होगा, उसमें
चालकता नहीं आएगी, चालकता नहीं आएगी। इसीलिए तो चालकों में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ताकि चालक तो तभी तो वो पूरी तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनों का चालन करते हैं, और धारा प्रवाह है वगैरह इन सब चीज़ों का चालकों में यूज होता है। यानी कि अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जितना कम होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण इतना ही आसान होगा, और वो उसमें क्या होगा कि जो उनकी चालकता का मान है वो ज़्यादा होगा। यानी कि चालक की चालकता अधिक होगी, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होगा उतनी उसकी अधिक चालकता होगी। वहीं अर्धचालकों के लिए कितनी होती है? डेल्टा ई जी का मान होता है 0.2 से 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या होती है इसकी चालकता होती है अर्धचालकों की। जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो डेल्टा ई जी का मान कितना होता है? 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आजकल काफ़ी चर्चा में रहती हैं दोनों धातुएं, जैसे सिलिकॉन है, इसका भी वर्जित ऊर्जा अंतराल सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी अपन को ध्यान में रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक या सूत्र जो भी अपना वो है धारा लाभ अल्फा। ये क्या होती है? निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। धारा लाभ का मान क्या होता है? निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। निवेशी धारा अल्फा किसके लिए? जो कि उत्सर्जक बैंड है उसके लिए। जो उत्सर्जक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, उत्सर्जक आधार विन्यास वाला, उसमें क्या होता है? अल्फा का मान होता है वो कितना होता है? आई सी बटा आई। इसमें क्या होती है? निर्गत धारा क्या कौन सी होती है? आई सी, यानी कि संग्राहक धारा। और निवेशी धारा कौन सी होती है? आई ई, यानी उत्सर्जक धारा। इसी प्रकार बीटा धारा लाभ है वो कितना होता है? आई सी बटा आई वी, क्योंकि इसमें निवेशी धारा क्या होती है? आधार धारा, संग्राहक धारा। संग्राहक धारा कौन सी होगी? ऊपर वाली। संग्राहक धारा में अगर आई वी आधार धारा का भाग देंगे, तब अपने पास अल्फा और बीटा के दोनों मान आ गए। और इन दोनों में भी क्या होता है? एक संबंध होता है, उसकी भी अपन डिटेल देखेंगे। वो कितना होता है? संबंध होता है अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या फिर बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये संबंध होता है इन दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक चतुर्थ टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है, चतुर्थ टर्मिनल की तरह काम करता है। और इसका यूज़ किस किस में होता है? ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्विच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दोलित्र के रूप में इस्तेमाल, ऑसिलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रतिरोध स्थानांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो प्रकार के, और इनमें जो तीनों धाराएं होती है, आई ई बराबर क्या होता है? आई सी प्लस आई वी, यानी कि जो उत्सर्जक धारा है वो संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, और जो अल्फा होता है वो क्या होती है? बीटा तो होगी अपनी उत्सर्जक के लिए। बीटा का मान क्या होता है? उससे मैक्सिमम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। अपना क्या होता है कि इनमें जो उत्सर्जक और संग्राहक होता है ट्रांजिस्टर में, उत्सर्जक तीन चीज़ होती है। उत्सर्जक होता है एक, संग्राहक होता है एक, आधार। उत्सर्जक और संग्राहक में तो क्या होती है? समान प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, समान अशुद्धि।
समान प्रकार की अशुद्धि मिलती है। ठीक है दोस्तों। और जो आधार होता है, आधार होता है, इसमें क्या होती है, इनके विपरीत, इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाएगी इन दोनों में, उसके विपरीत अशुद्धि किस में मिलाई जाएगी, संगर आधार में। आधार में क्या होती है, विपरीत प्रकार की अशुद्धि। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब तीनों में एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। उत्सर्जक में क्या होता है, ये क्या होता है, सर्वाधिक अशुद्धि, सर्वाधिक अशुद्धि उत्सर्जक में मिलती है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें उत्सर्जक होता है, उसमें सर्वाधिक अशुद्धि अशुद्धि होती है और आवेश वाहक उत्पन्न करता है। इसका काम क्या होता है, आवेश वाहक उत्पन्न करना। 2 नंबर पे आता है अपना संग्राहक। संग्राहक ये क्या होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है। आकार में सबसे बड़ा, जब आकार में सबसे बड़ा होगा तो क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक समझने वाली बात है। और इसका काम होता है आवेशों को ग्रहण करना, ग्रहण करना। उत्पन्न कौन करता है, उत्सर्जक, और ग्रहण कौन करता है, संग्राहक। संग्राहक मतलब कलेक्टर। 3 नंबर पे आता है आधार, बेस वाला, बी। इसका काम क्या होता है, ये आवेश वाहकों को ई से सी की तरफ भेजने का काम करता है। जो आवेश वाहक होते हैं उनको ई से सी की तरफ भेजता है। ठीक है दोस्तों, ई से सी की तरफ भेजने का काम कौन करता है, आधार करता है। इसके अलावा ये पतली परत के रूप में होता है, यानी कि ये बहुत छोटा होता है, इसका क्षेत्रफल पतली परत के रूप में होता है, सबसे कम क्षेत्रफल ये होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रांजिस्टर के बारे में हमने देख ली, मोटी मोटी, जो कि चीज़ें पूछी जाने की संभावना है अक्सर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सूत्र या फार्मूला। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। मान लो 2 एंटीना है, 2 एंटीना के बीच, आजकल तो एंटीना का ज़माना गया, डिश आ गई या सेटअप बॉक्स लग गई, लेकिन जो पहले एंटीना होती है उनके लिए है 2 एंटीना के बीच की अधिकतम दृष्टि रेखीय दूरी, जिसे किसे डिनोट करते हैं, डीएम से, वो कितनी होती है, √2r/HT प्लस √2r/HR। जहाँ HT क्या है, प्रेषक एंटीना की ऊंचाई, प्रेषक एंटीना की हाइट, और HT है ये, और ये HR क्या है, अभिग्राही, अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई, और R क्या है, पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अपन नेक्स्ट चलते हैं कुलाम बल। कुलाम बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r²। 2 आवेश दे रखे और K का मान कितना होता है, 9.10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। K क्या होता है, K बराबर 1/4πε0 होता है। और ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास क्या, कूलाम बल F आवेशों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज। इसमें बात करेंगे अपन विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलागुण, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस पर लगने वाला जो बलागुण है, बलागुण को किससे डिनोट करते हैं, टो। टो बराबर क्या होगा, PE sin थीटा, जहाँ P क्या है,
द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्यू डी, जिसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, या फिर डिवाई इसका क्या होता है एसआई यूनिट, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना टू। अरे चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय द्विध्रुव रखा हो तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव रखा हो तब बल आघूर्ण टो बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा। जहाँ एम क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और एम क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। एम बराबर एम इंटू एल या 2L क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है, और एम ध्रुव प्राबल्य होती है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने बलागुण के सूत्र। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट विद्युत विभव। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q, और ये किस में मापते हैं, वोल्ट में। ठीक है दोस्तों, और विभवांतर की बात की जाए, विद्युत विभवांतर VA डॉट VB या फिर VB माइनस VA कितना होता है, W/Q0। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, आवेश, W क्या है, किया गया कार्य, यानी कि एक आवेश को किसी बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, और जो आवेश उसका अनुपात क्या होता है, विभवांतर के बराबर होता है। और विद्युत विभव भी क्या होता है, V बराबर W/Q। क्यों आवेश को पर किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव V बराबर W/Q होगा, जिसका वोल्ट मात्रक होगा। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, नेक्स्ट सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, A/0 अपॉन D। एप्सिलॉन का मान पता ही है क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। बार बार पढ़ने की बात नहीं है, इसको अब दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 C² अपॉन N मीटर स्क्वायर। खेल खत्म। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे D क्या है, D है समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, मध्य दूरी। किन के बीच में, जो समांतर प्लेट है उनके बीच, प्लेटों के बीच। और ये क्या होगा, प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये हो गया प्लेटों का क्षेत्रफल, अगर इनको क्या हो, समांतर क्रम में जोड़ना हो तब क्या होएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत सारे संधारित्र किस में हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तब इनकी जो तुल्य धारिता क्या होगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट CN तक। ठीक, ये तो होगी समांतर की बात, जब समांतर क्रम में संधारित्र लगे हो। जब वे श्रेणी क्रम में लगे हो संधारित्र, तब इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 प्लस डॉट 1/CN। ये प्रतिरोध के उल्टे होती हैं। प्रतिरोध में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े हो तो R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3 डॉट 1/RN। और श्रेणी क्रम में हो तो 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फार्मूलाज के बारे में देखते हैं। क्योंकि समय कम है, मैं थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है एक दो वर्ड मिस भी हो जाए बीच में कहीं, तो उस चीज़ को आपको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। मैक्सिमम फार्मूले कवर करने की कोशिश है मेरी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सूत्र है, जो कि आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र क्या होता है, यू से डिनोट करते हैं। U बराबर Q² अपॉन 2C। C क्या है संधारित्र की धारिता, और Q क्या है
संधारित्र को दिया गया आवेश 1/2 इसका और भी फार्मूला क्या बनता है, CV² बराबर 1/2 QV। कैसे, V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर को V आ गया 1/2 CV²। नेक्स्ट फार्मूला किसके बारे में है, अब अपन करेंगे वर्ताकार, अगर कोई वर्ताकार कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, यानी कि वर्ताकार कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा, EV/2πr। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है एम्पीयर में धारा, तो एम्पीयर में मापते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है, जो कि सर्कुलर जो पथ है, सर्कुलर जो वे है, त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते अपन, नेक्स्ट फार्मूला है धारा घनत्व। धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए, ये याद रखना है बस जस्ट। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रख लेना मात्रक, क्योंकि मात्रक पूछा जा सकता है धारा घनत्व का। इसके बाद आती है आवेशों की, आवेश वाहकों की गतिशीलता। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत ज़्यादा, आवेश वाहकों की गतिशीलता, गतिशीलता इसको मोबिलिटी ऑफ चार्जिंग जो वाहक होते, कैरियर वाहक। ठीक है दोस्तों, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, वी डी। वी डी क्या होता है, अपवन वेग बटा ई विद्युत क्षेत्र, या फिर ई टो विश्रांति काल। यहाँ पर टो क्या है, विश्रांति काल का है, ये क्या है, विश्रांति काल, ये समय सेकंड में आएगा। ई हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जो कि कई बार पूछा गया है, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकेंड। ये इसका क्या होता है, मात्रक आवेश वाहकों की गतिशीलता का। ठीक है, चालक का प्रतिरोध, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आर रो अपॉन एल ए अपॉन ए, रो क्या है, प्रतिरोधकता, रो होती है प्रतिरोधकता। ये संबंध है किसमें, प्रतिरोध का। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट तो इससे निकलता है। ए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और एल क्या है, लंबाई, लंबाई के समानुपाती होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अपन ने नेक्स्ट सूत्र, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल F बराबर कितना होता है, क्यू वी बी, या F बराबर आई एल बी, ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है। ये आवेश के लिए, जब ये कोई चालक तार में धारा आई बह रही हो, तब जो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, उसके कारण जो बल होगा वो कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा, डायरेक्ट आई एल बी क्यू वी बी साइन थीटा। एफ बराबर, ये तब क्या होगा, जब वी वेग से क्यू आवेश को, कोई कण है जिस पर आवेश क्यू है और वी वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या आएगा, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ये हो गया अपना फार्मूले, इम्पोर्टेंट। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो गया, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और सीजीएस मात्रक गाउस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कितना होता है, गाउस होता है। पृथ्वी की पृष्ठ पर एक गाउस बराबर कितना होता है, एक गाउस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, गाउस और टेस्ला दोनों ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। यहाँ से आ जाएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्यू वी एफ बटा क्यू वी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कवर हो गया। अब चलते अपन नेक्स्ट
फार्मूले देखते हैं। अब आते हैं साइक्लोट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा। काफ़ी बार पूछा भी गया है, एग्जाम में भी आया है साइक्लोट्रॉन। इसमें जो आवेशित कण होगा उसकी जो मैक्सिमम ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी, ई मैक्सिमम बराबर क्या होगा, क्यू का स्क्वायर बी चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर और आर का स्क्वायर बटा आर वो जो कक्षा है वो त्रिज्या है उसका स्क्वायर, जो साइक्लोट्रॉन में घूमेगा एक चक्कर में उसकी त्रिज्या उसका स्क्वायर बटा 2m। एम द्रव्यमान हो गया, एम द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है, क्यों उस पर आवेशित है, ये हो गया। और धारावाहिक चालक के बारे में बता दिया। इसके बाद अपन चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होती है, -mb कोस थीटा, या फिर इसको U बराबर -m डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, ये से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होगी स्थितिज ऊर्जा। अब ये एक डायरेक्ट सूत्र पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक का दोलन T बराबर क्या होता है, 2π√I बटा एम बी। एम चुंबकीय गुण हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आई क्या होगी, चुंबकन तीव्रता। ये क्या है, चुंबक का दोलन है, चुंबक का दोलन, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फास्टली कवर करने की कोशिश है मेरी, टाइम नहीं है इतना कि पूरी चीज़ें डिटेल में बताई जाए। अब वर्ताकार कक्षा में हूँ तब चुंबकीय आघूर्ण जब वर्ताकार कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब कितना होगा, m बराबर I और मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर मात्रक होगा, जो पीछे चर्चा भी की है अपनी। और ये इलेक्ट्रॉन द्वारा बना क्षेत्रफल होगा, और इसको दूसरे रूप में लिखें तब क्या होगा, m बराबर 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पर कोणीय चाल होगी, कोणीय आवर्ती हो गई, सॉरी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फार्मूला स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर क्या होता है, 5/I, ये कितना होता है E/dI/dt, क्योंकि फाई का मान कितना होता है, फ्लक्स, फाई बराबर E/dt। फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर आएगा अपना E/dt। ई कैसे आया, जैसे ई क्या है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, ये नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई। ये क्या होता है, ई बराबर d∅/dt। यहाँ से ये चीज़ें d∅ दोनों तरफ डी से क्या ऊपर नीचे गुणा किया तो क्या आएगा, d∅ आ गया, और d∅ की जगह dt आ जाएगा, और ये dt आ गया तो dt को नीचे ले गए अपन, ये बन गया अपना क्या, E बराबर L बराबर चुंबकीय स्वप्रेरण गुणांक। और इसको अपन आगे और सोल्व करें तो क्या बनेगा, 2 बटा I0 स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है इसका, ठीक है। ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक L, और इसका मात्रक होता है हेनरी। इम्पोर्टेंट है, देख लेना, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक कितना होता है, हेनरी होता है। और जो m की स्पत्ति में देखें तब वेबर प्रति एम्पियर या फिर वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर बोल सकते हैं, या फिर जूल बटे
एम्पियर का स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं, इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वर्ग माध्य मूल मान ये कितना होता है, IRMS बराबर कितना होता है, I0/√2, और जो विभव है उसके लिए VRMS कितना होगा, वर्ग माध्य मूल मान विभव का V0/√2, और V0 I0 क्या है, अधिकतम धारा, ये क्या है, मैक्सिमम धारा, और ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टता बटा √2 आ जाएगा, तो IRMS वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा। ठीक है, अब एक होता है LCR परिपथ बनता है, उस परिपथ की जो प्रभावी बाधा है, प्रभावी प्रतिबाधा बोल दो, प्रतिबाधा Z, इसका मान कितना होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है कई बार, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XC क्या है, प्रतिघात है, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। XC क्या होता है, धारतीय प्रतिघात, और XL प्रेरणिक प्रतिघात। ये हो गई अपनी प्रतिबाधा Z, इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं अपन अनुनादी आवर्ती। इसी LCR परिपथ में क्या आएगी, अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती। ये भी अपने डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2π√LC। ठीक है, ये किस में आएगी, आवर्ती हर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों, जैसे मानव श्रवण की कितनी होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो मानव की श्रवण सर्व्य आवर्ती होती है, श्रवण की सर्व्य आवर्ती, जो सुनने की जो सर्व्य आवर्ती होती है मानव के लिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, ये रेंज आ सकती है। इसके बाद अनुनादी परिपथ की बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई देख लो, बैंड चौड़ाई बीटा बराबर क्या होती है, BW, बैंड विथ F2 माइनस F1 कितनी आएगी, 1/2πR/L। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद विशेषता गुणांक, ये डायरेक्ट फार्मूले पूछे गए हैं। अब आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही करवाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की संभावना तो बहुत कम है, ये सीधे आते हैं। विशेषता गुणांक क्या होता है, Q बराबर कितना होता है, 1/R√L/C। अब इसमें बहुत कन्फ्यूज बनते हैं ऑप्शन, वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ध्यान से, कि ये ऊपर है या नीचे है, एल ऊपर है या नीचे, सी ऊपर है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर 1/2V0/I0 cos फाई और P कितनी आ जाएगी यहाँ पर, VRMS IRMS बराबर cos फाई, क्योंकि V0/√2 अपन ऊपर फार्मूले एक ही हैं, IRMS VRMS, यहाँ से इनमें इनको कन्वर्ट कर दिया है तो क्या आ जाए, VRMS IRMS cos फाई। ये कितना होता है, शक्ति किसका, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ऐसा ही मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी। अब अपन एक और स्लाइड कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अपने फार्मूले कर लिए हैं, मैक्सिमम कवर कर लिए हैं, और जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वो कवर कर लिए। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होगा, cos फाई, कौन से परिपथ के लिए, R L तथा C जुड़े हों उस परिपथ में, यानी कि LCR परिपथ की बात की जा रही। cos फाई बराबर कितना होता है, R/Z, प्रतिरोध बटे प्रतिघात, प्रतिबाधा,
ये क्या होती है, परिणामी प्रतिबाधा। ये आर प्रतिरोध हो गया। एक ट्रांसफॉर्मर का सूत्र बोल दो, इसे पर में बोल दो सूत्र यहाँ पर में ट्रांसफॉर्मर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई प्राइमरी जो कि प्राथमिक क्या होती है कुंडली, उसके लिए। ई सेकेंडरी कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल। और एन फेरों की संख्या प्राइमरी के लिए, एन सेकेंडरी के लिए। ये तो क्या होती हैं, समान होती है। लेकिन जो इनमें जो प्रेरित धारा होगी वो क्या होगी, आई एस। यानी कि जो प्राइमरी में होगी वो सेकेंडरी के कारण, और सेकेंडरी में होगी वो प्राइमरी के कारण। यानी कि ये उल्टी हो जाएगी, धारा उल्टी हो जाएगी। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। और मोस्ट अपन क्वेश्चन कर लिए। और एक और फार्मूला देख लो चलते चलते। यानी किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग Vm कितना होगा, 1/म्यू एप्सिलॉन। म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और उसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसे निकलता है। अगर निर्वात में हो, निर्वात की स्थिति में क्या होगा, एम निर्वात की स्थिति में 1/ क्या आ जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का रूट। ये किसके बराबर आ जाएगा, सी, प्रकाश के वेग के बराबर आ जाएगा, जिसका मान कितना होता है 3.8 मीटर पर सेकंड। और ये वीडियो मैक्सिमम अपने जो भी नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर XY नेवी, XY एयरफोर्स, XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोस्तों को भी, ये NDA वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ़ायदा उठाएं। और लगभग 1 घंटा हो गई अपनी इस वीडियो में, मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।